बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा आज का टॉपिक है एनालिटिकल सेपरेशन। ये टॉपिक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से बिलोंग करता है। ये हम इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि एप्लीकेशन है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की। अच्छा देखिए, जिस तरह हमने जनरली पहले पढ़ा हुआ है कि मेटल्स के हम कम्प्लेक्स बनाते हैं ऑर्गेनिक रीजेंट के साथ। वो कम्प्लेक्स वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल होते हैं। यही प्रिंसिपल यहाँ पर सेपरेशन के अंदर दोबारा रिपीट किया गया है। तो स्टार्ट में जैसा लिखा गया है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो होती हैं केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री में, वो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक डिटर्मिनेशन होती है किसी मेटल की विजिबल रेंज में। इसका मतलब ये है कि हमारी मेटल जो कम्प्लेक्स बनाए किसी ऑर्गेनिक रीजेंट के साथ, वो कम्प्लेक्स कलर्ड हो और वो कम्प्लेक्स विजिबल लाइट को ऑब्जर्व कर रहा हो। ये आप लोगों के प्रैक्टिकल भी है, एडवांस 7 सेमेस्टर के बना के देखेंगे भी। तो अब होता क्या है कि हमारे पास ऑर्गेनिक रीजेंट जो होता है वो मोस्टली जो है वो खुद कलर्ड होता है। और उसकी दूसरी खसूसियत क्या होती है, उसका बना हुआ रीजेंट जो कम्प्लेक्स है वो वाटर में इंसॉल्युबल होता है, लेकिन ऑर्गेनिक फेस में सॉल्युबल होता है, जिससे हम उस कम्प्लेक्स को आसानी से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में शिफ्ट करके दोनों फेस को अलग कर लेते हैं। और ऑर्गेनिक फेस जिसमें वो हमारा कम्प्लेक्स मौजूद है, उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के सेल में डाल के उसकी एब्जॉर्प्शन वगैरह हम मालूम कर लेते हैं। अगर वो आपने एनालिसिस करना है यूवी विजिबल के लिहाज से तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, ठीक है। अदरवाइज वो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन मिशन की तरफ भी हम जा सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक मसला आता है। मसला क्या होता है कि मोस्टली जो ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक रीजेंट होता है हमारा, वो कलर्ड होता है, और जो मेटल का कीलेट बनता है वो भी कलर्ड होता है। अब जब दोनों चीज़ें कलर्ड हैं और ऑर्गेनिक फेस के अंदर ये दोनों चीज़ें मौजूद हो सकती हैं। कैसे? ऑर्गेनिक फेस में बनने वाला मेटल कीलेट वो तो जाता ही है उधर बन के, मे भी कुछ वहाँ पर बचा हुआ ऑर्गेनिक रीजेंट हो। तो फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जब ये दोनों कंपोनेंट होंगे और आप जब लाइट की अब्जॉर्प्शन मालूम करेंगे, तो वो अब्जॉर्प्शन फिर दोनों की कंबाइन फॉर्म में आएगी, दैट इज़ हायर अब्जॉर्प्शन इंडिकेट होगी। तो अब इस मसले का हल क्या है? हम लोग ऑर्गेनिक फेस जिसमें अब हमारा मेटल कीलेट भी है और बचा हुआ ऑर्गेनिक रीजेंट भी है, इन दोनों की कंबाइन अब्जॉर्बेंस में से हम ऑर्गेनिक रीजेंट की अब्जॉर्बेंस को माइनस कर देते हैं। इसको हम नाम देते हैं ब्लैंक करेक्शन। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह आप लोगों ने भी किया हुआ है कि आप लोग अपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में उसकी जैकेट में 2 सेल में से एक सेल में वो रखते हैं, डिस्टिल वाटर रखते हैं, और दूसरे में आपका सोल्यूशन होता है। तो आप लोग हर बार स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सेटिंग करते हैं और सोल्यूशन में से वाटर की अब्जॉर्बेंस माइनस करवाते हैं। माइनस तो आप इसलिए हाथ से नहीं करते अपने कॉलेज में कि आप उसको टार करके उसकी अब्जॉर्बेंस जो वाटर की है उसको ज़ीरो कर लेते हैं। बाकी लॉजिकली यही काम हो रहा होता है उस हमारे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर भी, कि वहाँ पर वाटर के अंदर अगर कोई कलर्ड कंपोनेंट है उसकी अब्जॉर्बेंस को हम अपने सोल्यूशन की अब्जॉर्बेंस में से माइनस करवाते हैं। बहरहाल इतना कोई मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं थी। तो आप सिंपल सा कंसेप्ट लगाएं कि हमने प्रैक्टिकल डिज़ाइन किया है, और इस डिज़ाइन प्रैक्टिकल में जब हमारा ऑर्गेनिक रीजेंट मेटल को कम्प्लेक्स करके ऑर्गेनिक फेज में ले आया और हम अब्जॉर्बेंस नोट करने गए, हमें वहाँ पता चल रहा है कि ये दोनों कंपोनेंट मेटल की लेट और ऑर्गेनिक रीजेंट, बचा हुआ ऑर्गेनिक रीजेंट लाइट अब्जॉर्ब कर रहा है। तो जो अब्जॉर्बेंस है वो हमारी रिलायबल नहीं है, ठीक नहीं है। अब उसको ठीक कैसे करना रीडिंग को? टोटल जो अब्जॉर्बेंस है आपके पास है मेटल की लेट की और ऑर्गेनिक रीजन की, उसमें से सिर्फ ऑर्गेनिक रीजन की जो आपने अलग से अब्जॉर्बेंस नोट की होगी उसको माइनस कर दें। इस तरह इसको यहाँ पे लिखा गया ब्लैंक करेक्शन। और ये भी लिखा हुआ है, देखिए ये थोड़ी सी लैंग्वेज है,
रीजेंट इज़ वाश्ड फ्राम ऑर्गेनिक फेस। अब वाश ये नहीं धोने वाला काम, यहाँ वाश का मतलब माइनस करना है, इसको रिमूव कर उस वैल्यू को वहाँ से निकालना है, जो माइनस करने का कंसेप्ट मैंने दिया है। फ्राम ऑर्गेनिक फेस कंटेनिंग मेटल कीलेट। ठीक हो गया। बाकी इसके अंदर एक और फैक्टर भी आता है, सिलेक्टिविटी ऑफ डिटर्मिनेशन कैन बी एडजस्टेड बाय द फैक्टर डिस्कस अबव। फैक्टर यही डिस्कस हुआ है कि आपने जब ऑर्गेनिक रीजेंट की अब्जॉर्बेंस को माइनस करना है, मेटल की लेट की ओवरऑल अब्जॉर्बेंस में से आपकी सिलेक्टिविटी जो होगी वो बढ़ जाएगी मेटल की। बाकी इसकी एक एप्लीकेशन आती हैं, हम इसको मोस्टली यूज़ करते हैं ड्रग एनालिसिस के अंदर है। इसके अलावा और क्या होती है, हम टेस्ट सैंपल को कंसनट्रेट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्मॉल वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, जिस तरह एटॉमिक एब्जॉर्प्शन के अंदर भी हिंट आया था, डेल्यूट हो, डेल्यूट सोल्यूशन को आप सॉल्वेंट सेक्शन से एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। यहाँ भी देखिए enhanced sensitivity result when concentration substance is determined in organic layer, for example in spectrophotometry or atomic absorption है। तो ये तो मतलब इस पैराग्राफ में ये बात की गई है कि आप अपने जो टेस्ट सैंपल है, जो एनालाइट है, उसकी सेंसिटिविटी को फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं अगर आपने उसके सैंपल को जो बहुत डाइल्यूट फॉर्म में था उसको कंसनट्रेट कर लिया एटॉमिक अब्जॉर्प्शन से। तो ये इस पेज के ऊपर था। आगे चलते हैं हम लोग। तो इसकी जो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन आती है सॉल्वेंट सेक्शन की क्लिनिकल लेबॉर्ट्री में, यानी पैथोलॉजिकल लेबॉर्ट्री में, वो ब्लड में लेड को फाइंड करना है, लेड की कंसनट्रेशन फाइंड करना है। लेड कार्सिनोजेनिक है, टॉक्सिक एलिमेंट है। हम इसको किस तरह फाइंड करते हैं, ये यहाँ पे देखें, ये ब्लड सैंपल है, थोड़ा कट गया है, ये यहाँ ब्लड सैंपल है ये लिखा हुआ। अच्छा, अब पहले यहाँ से सुन लें क्या लिखा है। सबसे पहले ब्लड सैंपल लें, उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है, मतलब प्रोटीन्स वगैरह हैं, डिफरेंट टाइप की फैट्स भी होती हैं उसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं ब्लड के अंदर। तो ऑर्गेनिक कंटेंट जितना भी है उसको आप डिस्ट्रॉय कर दें। कैसे? उसकी बर्निंग करें, ब्लड की सैंपल की ऐशिंग करें फर्नेस में रख के, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे बर्न होकर वोलाटाइल गैसेस बन के उड़ जाएंगे। तो ब्लड सैंपल लिया, उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हमने क्या किया, ऑर्गेनिक मैटर को डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, उसके बाद उसमें मौजूद जो लेड है, जो आपका एनालाइट है, याद रखें ब्लड में और मेटल भी हैं, उन पर भी बात करते हैं, फ़िलहाल फोकस लेड पे है। फिर आप उस लेड का मेटल की लेड के साथ कम्प्लेक्स बना लें और उस कम्प्लेक्स को pH 8 से 10 पर आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिथाइलिन क्लोराइड में इसको एक्सट्रैक्ट कर लें। लेकिन ये बात ओवरऑल बताई गई है, नीचे थोड़ी सी डायग्राम में तफसील ज़्यादा आएगी। बात अब ये होती है कि जब हम लेड में से लेड की रिमूवल करने जाते हैं ब्लड में से, तो इसमें जो बाकी मेटल आयन होती हैं ब्लड सैंपल में, वो अपनी इंटरफेरेंस करती हैं। अब उनकी इंटरफेरेंस को हम कैसे रोक सकते हैं, उसके दो तरीक़ेकार हैं हमारे पास। हम मास्किंग एजेंट यूज़ कर लें, या और भी साथ इसके क्या है, प्रॉपर pH को एडजस्ट कर लें। इसलिए बाकी जो मेटल हैं उनकी इंटरफेरेंस हम इस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, तो यहाँ पे पूरा उसने प्रैक्टिकल डिज़ाइन कर के आपको बता दिया है। ब्लड सैंपल लेके उसको डिकम्पोज करके ऑर्गेनिक मैटर को डिस्ट्रॉय कर दें। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करेंगे, आप प्रॉपर pH एडजस्ट करें, मास्किंग एजेंट डालें, और आखिर में आप pH 8 और 10 पर लेड का कम्प्लेक्स बना के लेड को मिथाइलिन क्लोराइड में एक्सट्रैक्ट कर लें। अब यही बात यहाँ देखें, ब्लड सैंपल था, पहले आपने pH 4 की, उसके बाद इसमें ये सायानाइड आयन, सिट्रेट आयन, हेक्सामेटाफॉस्फेट, इनकी एडिशन की है। ये मास्किंग एजेंट है, ये तीनों जो है ये मास्किंग एजेंट है। और pH 4 पर क्या हुआ कि जो बिस्मथ था अगर ब्लड में होगा तो वो मिथाइलिन क्लोराइड में निकल जाएगा, और जो ऑर्गेनिक लेयर होगी उसके अंदर लेड और थैलियम आ जाएगा। ये आगे जगह नहीं थी इसलिए इसे ऊपर को मोड़ दिया गया। आप अदरवाइज इसको यहाँ से ऐसे ही ड्रॉ करेंगे सीधा, फिर यहाँ तो इसे बनाएंगे ऐसे। फिर इसकी pH 8
पे एडजस्टमेट करके देखिए जो इसमें लेड था वो चला गया है मिथाइल क्लोराइड के लेयर में, और जो थैलियम है वो एक्वस लेयर में रह गया। ये एक सिंपल सी इसकी डिज़ाइनिंग है। इसको हम मज़ीद देखते हैं। अब ब्लड के अंदर बहुत सारी मेटल्स होती हैं, ठीक है, तो उनमें जनरल जो हमारे पास कंसेप्ट आता है ना मेटल की एक्सट्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू पीएच, हमने कुछ दिन पहले इफेक्ट ऑफ पीएच पढ़ा था, मेटल की सेपरेशन के ऊपर उसका इफेक्ट देखा था, वो मैं पहले आपसे डिस्कस करता हूँ दोबारा। ये देखो बच्चों, आपने कुछ दिन पहले भी ये ग्राफ देखा था। अब यहाँ ज़रा सुनना आपने, अगर हम डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन पीएच 8 पे करें क्या प्रॉब्लम होंगे? पीएच 8 पे यहाँ से ऊपर को जाएं, ऐसा जाने से हम लेड जो है वो हायर कंसंट्रेशन में एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, यानी कि लेड की एक्सट्रैक्शन जो है वो लोअर एफिशिएंसी में होगी। लेकिन लेड के साथ साथ ये सारी मेटल जो इधर हैं, मरकरी, सिल्वर, कॉपर, बिस्मथ, टिन 2, ये भी एक्सट्रैक्टेबल है। अब होता क्या है कि आम तौर पे ब्लड के अंदर मरकरी नहीं होता, टिन 2 भी नहीं होता ब्लड के अंदर, सिल्वर भी नहीं होता, नेग्लिजिबल अमाउंट होती है। तो इस ग्राफ के हिसाब से बता रहा हूँ, मरकरी टू सिल्वर, बिस्मथ के सैंपल ऑर्डिनरी तौर पर नहीं होते ब्लड में, ठीक हो गया। अब हमारे दिन में क्या रह गया, अगर हम पीएच 8 पर एक्सट्रैक्शन करते हैं तो एक तो लेड की जो एक्सट्रैक्शन होगी कम होगी, दूसरा लेड के साथ साथ कम्प्लेक्स बन चुका होगा किसका, बिस्मथ का और कॉपर का। अब इन दोनों के मसाइल हमने कैसे हल करने हैं, ठीक है। आपने अभी देखा भी था कि हमने पीएच 4 पे जब एडजस्टमेंट की, तो पीएच 4 अब ये है, देखिए जब पीएच 4 पे आप प्रैक्टिकल करेंगे ना, उस वक्त रूल के मुताबिक ये जो कर्सर है मेरा हाथ सा बना है, इसकी लेफ़्ट साइड वाली मेटल जो देखने में 4 हैं, लेकिन ब्लड के अंदर इन चारों में से कितनी मौजूद हैं, वो 2 मेटल मौजूद हैं, कॉपर और बिस्मथ। ये 2 जो होंगी इनके कम्प्लेक्स बनेंगे इन 2 के पीएच 4 के ऊपर, बाकी ये दो तो ब्लड में है ही नहीं ना, ये 2 के कम्प्लेक्स बनेंगे। अब इन 2 में आपने क्या करना है, पीएच 4 की, दूसरा आप इसमें डालेंगे सायानाइड का आयन, जो पीछे आपने वो देखा था, वो 3 मास्किंग एजेंट डाले थे। सायानाइड का आयन क्या करेगा, कॉपर, जिंक वाली जो फैमिली है इनके साथ जाके कम्प्लेक्सेशन करके इनको मास्क कर देगा। तो मसलन ये है कि पीएच 4 पर आपका सिर्फ बिस्मथ जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में शिफ्ट हो जाएगा, कॉपर को आपने मास्क कर दिया है, ठीक हो गया बेटा। अच्छा, और वहाँ पे एक दूसरा भी कम्प्लेक्सिंग एजेंट लिखा हुआ था, अगर आप उसको देखें, ये देखिए सायानाइड था, इसका रोल बता दिया। उसके बाद ये सिट्रेट आता है। इन सब के रोल आपको यहाँ पे नज़र आएंगे इस रीजन में जब आप पढ़ेंगे। ये देखिए, बाय एडिंग ए मास्किंग एजेंट सच एज सायानाइड आयन, जिंक ग्रुप ऑफ मेटल, जिसमें जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपर जो है उनके कम्प्लेक्स बन जाएंगे और वो ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं रहेंगे। याद रखिए कम्प्लेक्स मास्किंग एजेंट ने बनाए हैं, और ये कम्प्लेक्स जो है ऑर्गेनिक फेज में नहीं आएंगे, ये एक्वस फेज में रहेंगे। अब इस वक्त क्या करेंगे, आप बिस्मथ को रिमूव कर लेंगे पीएच 4 के ऊपर। सिट्रेट का रोल क्या है, इसको इसलिए ऐड करते हैं कि ब्लड के अंदर आयरन आपको पता होता है, तो ये आयरन के साथ जो है वो कम्प्लेक्सेशन कर लेगा, इसको मास्क कर लेगा और इसको हाइड्रोक्साइड की शक्ल में प्रेसिपिटेशन से रोकेगा। यानी मास्किंग ऑफ आयरन इज परफॉर्म बाय यूजिंग सिट्रेट आयन है। और ऐसा हेक्सामेटाफॉस्फेट है, ये हम क्यों डालते हैं, ये ब्लड के अंदर कैल्शियम भी होता है, तो ये उसकी जो प्रेसिपिटेशन है उसको रोक रहा है। ये दोनों मेटल जो है ना, आयरन और कैल्शियम में, इनकी प्रेसिपिटेशन को रोकने के लिए इनको मास्क किया गया है। जो कॉपर था उसकी प्रेसिपिटेशन तो नहीं थी, लेकिन उसकी कम्प्लेक्सेशन थी, उसको मास्क किया गया कम्प्लेक्स बनाने से। तो ये
कंसेप्ट था। बाकी जब आप उसके ऊपर से पढ़ेंगे ये वाला, उस सारे ये बातें डिस्कस की। ये जो मेटल के नाम आए ना, एट pH 8, मर्करी, सिल्वर, कापर, बिस्मथ, टिन टू एंड टू लेसर एक्सटेंट जिंक विल बी एक्सेप्टेड, ये इसने सेंटेंस कहाँ से लिखा है? ये ग्राफ को देख के लिखा है इसने, ये pH वाला जो मैं अभी पढ़ रहा था। आप उस ग्राफ को देखना है, pH 8 पे अपनी नज़र सेट करके उस ग्राफ के लेफ्ट साइड पे देखना, आपको यही सारी मेटल वहाँ पे नज़र आ रही हैं होंगी। बाकी ये अभी फ़िलहाल ब्लड के हिसाब से नहीं बात हुई, ये उसने ग्राफ के हिसाब से बात की गई है। अच्छा, लेड विल नॉट बी क्वान्टिटेटिवली एक्सट्रैक्टेड एट दिस pH। फिर ये भी आ गया, देखो बताया था कि ये मेटल तो ब्लड में होती नहीं होती। मर्करी, सिल्वर, टिन आर नॉट जनरली प्रेजेंट इन ब्लड। कापर, जिंक आर प्रेजेंट है। और बिस्मथ जो होता है वो काफ़ी हद तक केमिकली सिमिलरिटी शो करता है लेड के साथ, यानी बिस्मथ की केमिकल प्रॉपर्टी लेड के साथ मिलती जुलती होती हैं। और अक्सर फिर हम इसमें मिस्टेक कर जाते हैं इनकी आइडेंटिफिकेशन में। जब ये दोनों बिस्मथ और लेड एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं तो टेस्ट भी इनकी एक जैसे आ रहे होते हैं, उस सेंस में बात कर रहा है कि मिस्टेक हो जाती है आइडेंटिफिकेशन में। तो अब है इनकी इंटरफेरेंस रोकने की बात आई, ये मैंने आपको समझा दी है। डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर मेटल विल डिपेंड ऑन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ऑफ अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ देयर डायथाइजोन किलेट विद स्पेक्ट्रम ऑफ लेड डायथाइजोन किलेट है। वो आपको पता कैसे चलना है कि ब्लड के अंदर जो लेड की आप एस्टिमेशन कर रहे हैं, लेड की एस्टिमेशन करते हुए कौन सी मेटल और कितनी मिकदार में इंटरफेरेंस कर रही है, कहता है उसका अंदाज़ा आपको फिर बनने वाले स्पेक्ट्रम के अंदर ओवरलैपिंग पीक से अंदाज़ा होगा। अगर ओवरलैपिंग पीक्स बन रही हैं, इसका मतलब है जहाँ पर जिस रीजन में जिस pH पर लेड ने कम्प्लेक्सेशन की है उसी वक्त अदर किसी मेटल की भी कम्प्लेक्सेशन हो चुकी है और वो कम्प्लेक्स भी ऑर्गेनिक फेस में शिफ्ट हो चुका है और वो भी उसी रेंज के करीब करीब अपनी अब्जॉर्प्शन पीक बना रहा है। ये तो पर ये डिज़ाइनिंग थी इसकी, ये सारी आप ग्राफ को सामने रख के पढ़ेंगे। यहाँ एक और बात है, फ्रॉम अबव ग्राफ। अबव का मतलब ये नहीं है जो इस पेज के ऊपर है, नो, इस ग्राफ का मतलब है pH वाला जो ग्राफ है जो अलहदा पेज पे है, क्योंकि टाइप करते इसमें एडजस्ट नहीं हो सका और आप वो ग्राफ बनाएंगे अंदाजे के साथ। आखिरी बात आती है कि थैलियम भी होता है ब्लड के अंदर, ठीक है, और हम चाहेंगे कि जब लेड को एस्टिमेट करें बीच में थैलियम की इंटरफेरेंस ना हो। और ये भी टॉक्सोलॉजिकली सिमिलर बिहेवियर शो करता है लेड के तरह, यानी जो टॉक्सिक बिहेवियर है लेड का और थैलियम का ब्लड के अंदर वो ऑलमोस्ट सेम होता है। अच्छा, अब है कि थैलियम की इंटरफेरेंस हमने कैसे रोकनी है, उसके लिए आसान सा तरीका है। आप दोबारा इस पे जाएं, यहाँ पे देखें, अगर आप pH 10 पे 8 पे काम करते हैं ना, ऐसे देखें तो थोड़ा सा थैलियम बीच में आना है, ये जो कुछ 4-5% तक थैलियम की लेड की तरह डायथाइजोन के साथ कम्प्लेक्सेशन होगी, इंटरफेरेंस होगी। फिर आप 8 पे लेड को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब क्या करें, आप 10 पे जाके ना, 10 इसलिए क्या है, 10 पे जाके देखें सारा का सारा जो है ना, ये तकरीबन जो थैलियम है आलमोस्ट यहाँ तक इस अमाउंट में ये 80% थैलियम जो है वो अपना कम्प्लेक्स बना लेगा डायथाइजोन के साथ अलॉन्ग विद लेड। दोनों के कम्प्लेक्स बन गए, लेड के भी और थैलियम के भी pH 10 पर। फिर उसके बाद आप बैक एक्सट्रैक्शन करें, वो आपने पढ़ी थी। बैक एक्सट्रैक्शन का मतलब pH को ड्रॉप करेंगे, जैसे ड्रॉप करेंगे pH पे 8 पर आएंगे, फिर थैलियम का कम्प्लेक्स टूट जाएगा, थैलियम फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से रिमूव होकर वापस एक्वस फेस में चला जाएगा, जबकि लेड जो होगा वो रहेगा ऑर्गेनिक फेस के अंदर। फिर आप इस तरह लेड की एस्टिमेशन जो है वो प्रॉपरली करेक्ट वे में कर सकते हैं। तो ये इसमें बात है कि थैलियम की इंटरफेरेंस हमने कैसे रोकनी है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है ये वाला कि हाउ इंटरफेरेंस ऑफ थैलियम कैन बी प्रिवेंटेड ड्यूरिंग द कम्प्लेक्सेशन ऑफ लेड। ये इसको देखें, लास्ट पैराग्राफ जब पढ़ेंगे इसमें यही बात लिखी गई जो मैंने आपको बताई है, थैलियम की इंटरफेरेंस हमने कैसे रोकनी। तो बेटा ये टॉपिक था आपका, इसको पढ़ें थोड़ा सा, ये खुश्क मिजाज टाइप का टॉपिक है, लेकिन इसको अगर आप
कहानी सी बना के, स्टोरी सी बना के इसको करेंगे ना तो ज़्यादा आसान रहेगा। ये नोट्स तो बनाए गए हैं, नोट्स भी थोड़े से मुश्किल हैं इसके, ठीक है, लेकिन अब मजबूरी है कि लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है। तो इसमें दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, कुछ मतलब आपको याद भी करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें जेहन में रखनी पड़ेंगी स्टेप वाइज। अब मैंने लेक्चर देते हुए सारा रीड नहीं किया, मैंने इसके स्टेप बना के डिस्क्रिप्शन आपको बताई है कि लेड के अंदर हमने क्या चीज़ मालूम करनी, कैसे करनी, कौन सी इंटरफेरेंस है, उनको कैसे ओवरकम करना है, जिन मसाइल वो भी बताने हैं उनका हल भी आपने साथ बताना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्ज़ाम के लिहाज से अभी मिड में ही शामिल होगा आपके ये। तो उसको पढ़ें, अगर कोई क्वेश्चन किसी का हो तो ग्रुप में पूछ सकता है।